हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज का यह वीडियो खास करके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के लिए और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को खरीफ क्रॉप का 12 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धान की एसआरआई पद्धति लिखिए। धान की जो एसआरआई पद्धति होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो दोस्तों उसकी पद्धति लिखना है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, धान की एसआरआई पद्धति। दोस्तों जहाँ पे श्री लिखा रहेगा उसको आप लोग एसआरआई समझिएगा। तो एसआरआई पद्धति धान उत्पादन की एक तकनीक है जिसके द्वारा पानी के बहुत कम प्रयोग से धान का बहुत अच्छा उत्पादन संभव होता है। एसआरआई पद्धति उत्पादन की एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा पानी के बहुत कम प्रयोग से भी धान का उत्पादन बहुत अच्छा संभव होता है। इसके सघन धान प्रणाली, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, या सीएसआरआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे सघन धान प्रणाली या एसआरआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जहां पारंपरिक तकनीक में धान के पौधों को पानी से लबालब भरी खेती में उगाया जाता है, वही मेडागास्कर तकनीक में पौधे की जड़ों में नमी बरकरार रखना ही पर्याप्त होता है। दोस्तों मेडागास्कर तकनीक को भी एसआरआई पद्धति भी कहती हैं। अभी इसे मेडागास्कर क्यों कहते हैं इसको भी मैं पीछे बताऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। तो मेडागास्कर तकनीक में दोस्तों जो एसआरआई पद्धति होती है, इसमें पौधे की जड़ों में नमी बरकरार रखना ही पर्याप्त होता है, इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सिंचाई के पुख्ता इंतजाम की जरूरी है। लेकिन जो सिंचाई का पुख्ता इंतजाम होता है उसको जरूरी ये रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फसल की सिंचाई की जा सके। सामान्यतः जमीन पर दरारें उभरने पर ही दोबारा सिंचाई करनी होती है। इस तकनीक से धान की खेती में जहाँ भूमि, श्रम और पानी कम लगता है, वहीं उत्पादन 300% तक ज़्यादा मिलता है। इस पद्धति में प्रचलित किस्मों का ही उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों यह थी धान की एसआरआई पद्धति। धान की एसआरआई पद्धति क्या है? धान की एसआरआई पद्धति दोस्तों यही है कि इसमें कम पानी का प्रयोग करके हम लोग अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसमें दूसरा पानी तभी दिया जाता है जब भूमि में दरारें आ जाती है। तो एसआरआई पद्धति से पानी बहुत कम लगता है और उत्पादन 300% तक ज़्यादा मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग धान की एसआरआई पद्धति समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसका नाम मेडागास्कर क्यों पड़ा है। तो इस विधि को फ्रांसीसी पादरी फादर हेनरी डे लाउलानी द्वारा 1980 के दशक की शुरुआत में मेडागास्कर में विकसित किया गया था। इसीलिए इस धान उत्पादन की मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। इसीलिए इस धान उत्पादन की विधि को मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम पूछ सकता है कि एसआरआई पद्धति को मेडागास्कर विधि क्यों कहते हैं या मेडागास्कर पद्धति क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों फ्रांसीसी पादरी फादर हेनरी डे लाउलानी द्वारा 1980 के दशक में इसकी शुरुआत मेडागास्कर में ही विकसित किया गया था। इसलिए इस धान की एसआरआई विधि को मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एसआरआई पद्धति पूरा समझ गए होंगे या मेडागास्कर पद्धति पूरा समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मेडागास्कर विधि का अर्थ क्या है। मेडागास्कर पद्धति का अर्थ, तो एसआरआई ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का आदि वर्णिक शब्द है। चावल की खेती का यह उन्नत तरीका सन 1943 में मेडागास्कर में विकसित किया गया था। आज यह दुनिया के कई इलाकों में फैल चुका है। यह एक धारणा है कि शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा जो कुछ भी किया गया है वो आधुनिक है और अपेक्षित है। हालांकि एक किसान ही हैं जो खेती के एसआरआई पद्धति को विकसित और रूपरेखा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक किसान को वैज्ञानिक और प्रयोगधर्मी होना चाहिए। दूसरे के सुझावों को किसान आंख मूंद कर स्वीकार ना करे, इसके पीछे के सिद्धांतों को समझना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों को देखते हुए कोई फैसला करना चाहिए। एसआरआई पद्धति की खेती के अहम पक्ष यही सब है। एसआरआई न तो कोई नई किस्म है और ना ही कोई संकर है। यह सिर्फ धान की खेती करने का महज एक तरीका है। किसी भी धान की खेती इस पद्धति से की जा सकती है। तो दोस्तों
सबसे मेन पॉइंट आप लोगों को यदि एसआरआई पद्धति लिखने के लिए दे दिया तो सब कुछ लिखने के बाद आप लोग नीचे नोट में लिख सकते हैं कि एसआरआई पद्धति ना तो कोई धान की किस्म है, ना ही कोई संकर किस्म है। यह सिर्फ धान की खेती करने का महज एक तरीका है। इससे किसी भी धान की खेती किया जा सकता है। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया एसआरआई पद्धति का अर्थ क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एसआरआई पद्धति का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है IGFRI का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम पूछता है। तो इसका पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI का पूरा नाम है। आगे है धान के खैरा रोग को लिखिए। तो धान का खैरा रोग क्या होता है। तो खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग होता है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के कई धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इस रोग से पौधा बौना रह जाता है और उपज कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, धान का जो खैरा रोग होता है इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के कई धब्बे बन जाते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इस रोग से पौधा जो होता है वो बढ़ता नहीं, बौना ही रह जाता है और उपज में भी काफ़ी कमी आ जाती है। जो प्रभावित पौधे होते हैं उनकी जड़ भी कत्थई रंग की हो जाती है। तो यह था धान का खैरा रोग। आगे चलते हैं। CSAUAT का पूरा नाम। CSAUAT का पूरा नाम, इसका पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी, CSAUAT का पूरा नाम है। ये सब एग्जाम पूछा गया है, जो भी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूंगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का फसल के दो खरपतवारों का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो पहला अब लिया है मैंने दोस्तों दूब घास, और दूसरा मक्को है। दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोडान डेक्टिलान, साइनोडान डेक्टिलान। दूसरा है सोलोनम नाइग्रम, सोलोनम नाइग्रम। तो यह था मक्का के दो खरपतवार का वानस्पतिक नाम। आगे देखते हैं। ICRISAT का पूरा नाम, ICRISAT का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRISAT का पूरा नाम है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं। मूंगफली में तेल व प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो मूंगफली में तेल दोस्तों जो है 45 से 55% पाई जाती है। प्रोटीन 28 से 30% पाई जाती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह 21 से 25% तक पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अभी तक कि मैंने जितना बताया समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बाजरे में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था लिखिए। तो बाजरे में कब सिंचाई की जाए कि वो क्रांतिक अवस्था उसकी या तो अच्छा उपज प्राप्त हो। तो यह रबी मौसम की फसल है। इसमें जाड़े के मौसम में वर्षा न होने पर सिंचाई करना लाभदायक होता है। तो इसमें दोस्तों जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है वह पुष्पावस्था से पहले लगभग 45 दिन बाद या पुष्पावस्था पर 70 दिन के बाद सिंचाई करना अच्छी उपज के लिए लाभदायक होता है। तो यदि आप लोगों को पूछ दिया कि बाजरे की क्रांतिक अवस्था क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि यह एक रबी मौसम की फसल है, इसलिए जाड़े के मौसम में वर्षा न होने पर इसकी सिंचाई करना लाभदायक है। या तो आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इसमें पुष्पावस्था से पहले लगभग 45 दिन बाद या पुष्पावस्था पर 70 दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए, जो दोस्तों अच्छी उपज के लिए लाभदायक होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया क्या होता है। परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग प्रतिजैविक बनाने, दूध से दही बनाने में किया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में उपस्थित परपोषी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। परपोषी बैक्टीरिया मतलब दोस्तों क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोषी और स्वयंपोषी। तो जो परपोषी बैक्टीरिया होता है इसका उपयोग प्रतिजैविक बनाने, दूध से दही बनाने में किया जाता है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जो दलहनी फसल होती हैं, उनके पौधे की जड़ों में जो गांठ पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण क्या होता है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। नाइट्रीकरण एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। यह नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यह नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। सर्वप्रथम नाइट्राइट जीवाणु नाइट्रोसोमोनस एवं नाइट्रोकोकस अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं।
इनका ऑक्सीकरण के नाइट्राइट में परिवर्तित कर देती हैं। तो दोस्तों यह था नाइट्रीकरण। आगे देखते हैं राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी में भी आप लोगों को काम देगा। तो राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाले द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होता है। राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे से भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाले द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे रूप से प्रभावित होता है। तो राइजोस्फीयर भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है? व्हाट इज पेस्टिसाइड? तो पेस्टिसाइड रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से हानि वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनमें उनमें बचाने के लिए किया जाता है। पेस्टिसाइड रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने, उन्हें मारने या उनमें बचाने के लिए किया जाता है। या लिख सकते हैं कोई भी जीवधारी जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं, तथा वे रासायनिक पदार्थ जो पेस्ट को मारने का कार्य करते हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट क्या होता है? मैंने आप लोग बताया कि कोई भी जीवित जीव मनुष्य को छोड़कर जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। तो उसी पेस्ट को मारने के लिए हम जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे उसी को कहते हैं पेस्टिसाइड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेस्टिसाइड भी समझ में आ गया होगा। अब अगला है अरंडी का महत्व लिखिए। अरंडी का होता है, इसका महत्व लिखना है। अरंडी का इस्तेमाल घाव जल्दी भरने के लिए किया जाता है। अरंडी के पत्तों में कई ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के घाव को जल्दी भरने में असरदार होते हैं। अरंडी के पत्तों का उपयोग सूजन भी कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अरंडी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? घाव भरने के लिए किया जाता है, सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों उसका और भी बहुत सा प्राकृतिक गुण है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। जूट को सड़ाने व रेशे को अलग करने की विधि लिखिए। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जूट के रेशे को अलग करने की एक विधि होती है जिसे रेटिंग कहते हैं। रेटिंग मतलब होता है दोस्तों अपगलन। तो इस विधि के द्वारा जूट को रेशे से अलग किया जाता है। इसमें जूट के छाल में तंतु ढीले हो जाते हैं और लकड़ी के डंठल से अलग हो जाते हैं। कैसे दोस्तों? कटाई के 2 से 3 दिन बाद लगभग 20 से 25 दिनों के लिए, कटाई से 2 से 3 दिन बाद ही, क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 से 3 दिन तक इसकी पत्ती जो है वह झड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो कटाई से 2 से 3 दिन बाद लगभग 20 से 25 दिनों के लिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिसके बाद यह सड़ जाते हैं। जिसके बाद सूत्र को निकालकर उन्हें धोकर साफ कर लिया जाता है और 4 से 5 दिन तक धूप में सूखने के बाद बंडल बना कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर समय तक बिखरे होने से सूत्र कमजोर हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों कुल आपका 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।